बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मैं एहसान नाज प्रोग्राम सियासत बखैर में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। पाकिस्तान में इस वक्त शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही है। वो अक़वाम आलम के सरबराहान यहाँ पर मौजूद हैं और इसमें ख़ास तौर पर चाइना, रूस, बेलारूस और भारत के जो नुमाइंदगान यहाँ आए हुए हैं। तवक्को की जा रही है कि पाकिस्तान में जो होने वाली शंघाई कॉन्फ्रेंस जो है ये इसके दूरस्थ नताइज होंगे और इसके जो फ़वायद हैं वो ज़्यादातर पाकिस्तान को और जो ममालिक यहाँ पे आए उनको होंगे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जो आज के दिन एक धरना देने का और टी चौक पहुँचने का ऐलान कर रखा था, उन्होंने वापस ले लिया है। उसमें क्रेडिट जमात इस्लामी और JUI को भी जाता है और ख़ास तौर पर जो हुक्मरान हैं इनकी तरफ से किसी किस्म की कोई ऐसी बात नहीं की गई जिसकी बुनियाद पर वो ये सारे अपने जो किए हुए ऐलान थे उनको वापस लेते। ये ख़ुद ही तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत का फ़ैसला है और ये जमीयत उलमा इस्लाम और जमात इस्लामी ने इसमें किरदार अदा किया है और आज टी चौक खाली पड़ा है और बड़ी ही आसान तरीके से कॉन्फ्रेंस हो रही है। ये जो शंघाई कॉन्फ्रेंस है ये एक ऐसी कॉन्फ्रेंस है जिससे जितने भी मालिक यहाँ पे आते हैं उनको माशी तौर पर और ख़ास तौर पर ये जो मौसमी तब्दीली है इस बारे में आगाही हासिल होती है और एक दूसरे के साथ मिलकर ये इसको कम करने की कोशिश करते हैं। अब पाकिस्तान और भारत के दरमियान में ये जो अहम मसला है, ये जो फ़ज़ाई आलूदगी है, उसमें बड़े मसाइल पैदा होते हैं। मुमकिन है कि इस कॉन्फ्रेंस में कोई इंडिया के साथ इस बारे में कोई बात की जाए और इंडिया के भारतीय वज़ीर ख़ारजा जो है जयशंकर साहब वो को अच्छा मैसेज पाकिस्तान को देकर जाएं और ख़ास तौर पर जमात इस्लामी के धरनों और हड़तालों की वजह से अब ये हाफ़िज़ नईम साहब ने कल ऐलान किया है कि बिजली के जो महंगाई में कमी वाक़ हुई है इसमें जमात इस्लामी का बहुत ज़्यादा किरदार है। देखिए अब कब तक कितनी बिजली सस्ती होती है, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरानों ने तो आज भी ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया है, जबकि पूरी दुनिया में पेट्रोलियम की कीमतें कम हो रही हैं, पाकिस्तान में इसका इजाफा किया गया है। आज इन सारे मौज़ूआत पर बात करने के लिए मैंने जमात इस्लामी के मरकज़ी रहनुमा जनाब फरीद अहमद पराचा साहब को ज़हमत दी है कि उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। जनाब फरीद अहमद पराचा साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। दूसरे हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल पार्टी के रहनुमा हैं बिलावल भुट्टो के और जरदारी साहब के तर्जमान हैं, वो हमारे साथ पेशावर से लाइन पर हैं। मैं उनको भी खुश आमदीद। मुनव्वर रंजन साहब, अस्सलाम वालेकुम। और तीसरी हमारी मेहमान मोहतरमा ज़ेबा नाज साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ लाहौर के मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं और वो स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबान। जनाब पराचा साहब, मुझे आप ये बताएं, ये शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही है इसका कोई पाकिस्तान को फ़ायदा और जो जिन जिन ममालिक के सरबराहान या वफूद आए हैं उनको क्या मफादात हासिल होंगे? जी पराचा साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये 23वां इजलास है शंघाई ताउन तंजीम का। जी और पाकिस्तान के लिए एक बड़ा एजाज है, इसलिए कि दुनिया के इतने अहम ममालिक जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 40% पर मुश्तमिल है और रकबा के लिहाज से 80% पर, और उसके अलावा जो दुनिया का GDP है 32% GDP जो है वो इन ममालिक पर मुश्तमिल है। ये 34 ट्रिलियन डॉलर का GDP। अब इस लिहाज से ये एक बड़ा अहम इजलास है और इसकी अहमियत इस लिहाज से भी है कि पाकिस्तान मेजबान है और पाकिस्तान पिछले एक अरसे से एक आलमी तन्हाई में मौजूद है। उस लिहाज से पाकिस्तान के लिए उस तन्हाई से निकलने का भी एक बड़ा अहम मौका है और इसको हम अपने माशी मसाइल के तनाजर में भी देखते हैं, इलाकाई मसाइल के तनाजर में भी देखते हैं और इस लिहाज से भी देखते हैं कि इसका कोई फायदा हमारी मजमूई तौर पर क्या होगा।
अच्छा, अब हमें क्या करना चाहिए इस पे मैं बाद में बात करता हूँ, लेकिन पहले ये कि इसकी जो आपने सवाल किया अहमियत का, तो ये अहमियत तो बहुत ज्यादा है। और इसकी अहमियत के पेश नजर पाकिस्तान की हर सियासी जमात को, हर दीनी जमात को, पाकिस्तान के हर शहरी को अपने आप को मेजबान समझना चाहिए। इसलिए कि ये हुकूमतों का मामला नहीं होता, ये मामला रियासत का है। हुकूमतें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन कोई अच्छे असरात या बुरे असरात वो हुकूमतों के बाद भी चलते हैं, किसी भी आलमी कॉन्फ्रेंस के। तो इस लिहाज से हम ये नहीं कह सकते कि ये मामला जो है इस हुकूमत का कोई क्रेडिट है। ये मजमूई तौर पर पाकिस्तानी कौम और हमारी रियासत, उसके लिए एक बहुत ही अहम अहमियत इसकी है। अब इस सिलसिले के अंदर ये बात है कि चाइना जो खास तौर पे है वो उसने पूरी अहमियत दी है पाकिस्तान को। 2018 में एक सरमेरी की कैफियत पैदा हो गई, उसके असबाब क्या थे और नहीं थे, ठीक थे या गलत थे, उस पर हम अलग बहस कर सकते हैं। लेकिन यह कि उसके नतीजे में पाकिस्तान में सी पैक का जो मरहला था वो भी एक स्लो हो गया, और बहसीत मजबूरी हमारी जो एक सरमेरी की कैफियत जो है वो पैदा हो गई। लेकिन अब 11 साल के बाद चीन के वजीर आजम जो है वो उन्होंने दौरा किया, और वो यहाँ पर जो है वो आए हैं। इस लिहाज से उन्होंने बड़ी अहमियत दी कि पाकिस्तान में एक दिन पहले आए, अपने वफूद के साथ आए। गोया कि उन्होंने बताया कि वो सिर्फ कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं आ रहे, वो पाकिस्तान के लिए भी आ रहे हैं। चुनाचे 13 MOU हैं कि जिन पर दस्तखत हुए, और वो एक बड़ी अहमियत रखती है इस लिहाज से। तो मैं ये समझता हूं कि जो आपका बुनियादी सवाल है उस सवाल का ताल्लुक इसी से है कि हम ये देखें कि पाकिस्तान ने इस वक्त इस कॉन्फ्रेंस की पाकिस्तान के लिए बड़ी अहमियत है, चीन के नुक्ता नजर से भी, अच्छा भारत के नुक्ता नजर से भी अहमियत है। ठीक है, भारत के वजीर आजम को आना चाहिए था, ये बात भी ठीक है कि भारत जो है वो उसके ऐलान जयशंकर ने यही किया कि हम तो इसके लिए आ रहे हैं, हमारा कोई और एजेंडा नहीं है। लेकिन बहरहाल मुल्कों के दरमियान जहां पर तनाव की कैफियत हो, वहां पर इस तरह की कॉन्फ्रेंसों में आने से तनाव को खत्म करने में भी कुछ साहब, हमारे पास मेजबान जो है ना जरदारी साहब, उनके तर्जुमान मौजूद हैं, मैं उनसे मुल्तमस हूँ। जनाब अंजम साहब, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब? ठीक है। आप, मुझे पता है आप पेशावर में हैं, आपकी गोना को मसरूफियात हैं, तो क्योंकि आप मेजबान भी हैं इस कॉन्फ्रेंस में, तो मुझे ये बताएं इससे कॉन्फ्रेंस के क्या फायदा हासिल होंगे? देखिए जी, ये बड़ा अहम मरहला है पाकिस्तान के लिए, और इस वक्त हमें तमाम कौम को, जैसे कहा जा रहा है कि तमाम कौम को एकमुठ होकर आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये कॉन्फ्रेंस, ये बात बिल्कुल सही कही है कि कॉन्फ्रेंस ये किसी हुकूमती नहीं है, ये पूरी कौम के लिए अहम तरीन है। और इस कॉन्फ्रेंस से जो है वो नताइज निकलेंगे, और पाकिस्तान की तरक्की में इसके बड़ा किरदार होगा। और ये कॉन्फ्रेंस जो आपने देखा कि बिलावल साहब जब फॉरेन मिनिस्टर थे तो उन्होंने चाइना का भी दौरा किया, इंडिया का भी दौरा किया, उन्होंने तमाम मुल्कों में उनके उस दौरे की वजह से भी लोगों को इस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए कहा गया, ठीक, क्योंकि उनको पता था कि अगली कॉन्फ्रेंस जो पाकिस्तान में होनी है। तो ये कोई आज की काविश नहीं है, काविश ये तो बिलावल साहब के जो फॉरेन मिनिस्टर से तब से की जा रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये खैर रफिया से हो रही है, और आज जो है इसका लास्ट दिन होगा। और जब जैसा कि कहा गया कि मतलब चाइना का भी जो आना और MOU साइन करना, बाकी मुल्क ने भी MOU साइन किए हैं, और मुल्क में एक तरक्की की राह की तरफ हम जा रहे हैं। ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने खास तौर पर जयशंकर के रवैये की बात की है, और कहा है कि हम मेजबान होने के नाते अगर वो सख्त बात भी करें तो हमें दरगुजर कर रही है। मुझे ये बात समझ में नहीं आई। देखिए, बात ये सिंपल बात ये है कि इस वक्त हम मेहमान जब घर पे आता है ना, तो मेहमान की सुनी जाती है, अपनी नहीं सुनाई जाती।
अगर कोई बंदा सख्त बात करे भी तो हमें दरगुजर करना चाहिए, इसमें भी कोई शक नहीं है। इसमें समझने वाली बात यह कि हम मेजबान है, मेजबान का काम है कि वो खामोशी से बातों को सुने ना तो सुनाए। तो बहरहाल इस वक्त जो है जो सूरत हाल है, आपने देखा कि कल रात को जो अहम पेशरफ्त हुई है, मौलाना फजल रहमान साहब एग्री कर गए हैं इसकी बात पे कि जी हम जो है अपना वो आईनी तरमीम में उन्होंने शिक्के सारी की सारी मान ली है, और उन्होंने नून को भी कहा है कि जो वो भी सारी की सारी माने और मिलकर जो है ना इसको आगे इस तरमीम को किया जाए। तो ये दो तीन चीजें जो बड़ी अहम मुल्क के लिए हो रही, इस वक्त मैं समझता हूँ कि जो तरीके इंसाफ का रवैया ना वो कोई इतना अच्छा नहीं है। इस वक्त चाहिए था कि तमाम जमातों को, तमाम पोलिटिकल हो और जो इलाकाई जमातें भी हैं जो अपना मैं समझता जो सिर्फ चाहे वो दोनों सीटें भी जीत के लेके आए, लेकिन मैं उन सबको यकमुश्त होना चाहिए, सबको इस वक्त सपोर्ट करना चाहिए, ना कि वो अपनी अपनी अलग एक सीट बना के बैठ जाए। साहब हम यहाँ ये जो तरीके इंसाफ का रवैया है ना, वो तरीके इंसाफ की रहनुमा यहाँ बैठी उनसे पूछते हैं, ये आपका रवैया बहुत खिलाफ है इस तंजीम के। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा बुरा रवैया है हमारा, और हमारा तो रवैया होना ही ऐसा चाहिए, क्योंकि हमारे साथ जो तावन किया जा रहा है वो इतना अच्छा किया जा रहा है कि नाकाबिले बर्दाश्त है। क्योंकि हमारे ये जो हमारे मैंडेट चोरी करके मुख्तलिफ इन्होंने आपस में बंदरबाट की, इनके रवैये बहुत अच्छे थे, हमारे रवैये बहुत गलत है। हम शंघाई कॉन्फ्रेंस के बारे में पूछ रहा हूं, हमने अपना फैसला मुलतवी किया, हालांकि इनकी गुंडागर्दी के बावजूद भी हमने बड़ा पुरअमन रहने का फैसला किया, इसलिए हमारा रवैया बहुत गलत है। हमने एक ही मुआहदा किया, इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दे, डॉक्टर को मिलने दे, बहन को मिलने दे, इन्होंने नहीं मिलने दिया। इनका रवैया बहुत अच्छा है, हमारा रवैया बहुत गलत है। हमने फिर भी म्याना रवैये के साथ एक्सेप्ट किया, और इनके पिंड के हॉस्पिटल के डॉक्टर गए, वो उन्होंने अच्छा रिजल्ट दिया, बुरा रिजल्ट दिया, हमें तो पता ही नहीं है। हमें तो जो सुनाया गया हमने चुप करके बर्दाश्त इसलिए किया कि ये 3 दिन गुजर जाए, फिर हम इसका जवाब भी देंगे और अमली मुजाहरा भी करेंगे। क्योंकि हमारा रवैया इसलिए गलत है कि हम मुल्क की हिफाजत के लिए, मुल्क के मुस्तकबिल के लिए अपने आप को ढाल लेते हैं। हम अगर इन जैसे हो ना, हुक्मरानों जैसे, जिस तरीके से इन्होंने किया हमारे साथ, पीटीआई के साथ, हम अपने गुस्से को बर्दाश्त करके बैठे हुए हैं। पीटीआई ने जो किया हुआ है वो कम नहीं किया हुआ। पीटीआई को तो हमने कहा था, पहली तकरीर में जरदारी साहब ने कहा था कि हमने तो बड़े बड़े नैब देखे, हमने तो बड़े बड़े देखे, मुझे तो फिक्र आपकी है कि जब आप पे ये वक्त आएगा तो आपका क्या बनेगा। उसको सोचना चाहिए था कि हमें पोलिटिकल, हमारे दौर में कोई एक भी पोलिटिकल कैदी नहीं था, कोई एक बंदा नहीं अपने, लेकिन आपके दौर में आपने अपना फरियाल तारपुर साहबा को आपने अंदर रखा, आपने हमारे लीडरों को अंदर रख कर बंद कर के रखा, आपने हर बंदे को, आपने हुकूमत को अपना जरदारी साहब के खिलाफ केसेस और ये वो। अब आप खुद सोच ले कि आप जो ये और ये केसेस जो है, ये जो इनके अपना रवैये थे, वो रवैये वैसे ही। मुनव्वर साहब, मैं आपसे मेरी बात सुने, मैं नून लीग को, मैं सिर्फ अभी भी नून लीग को गलत कह रही हूँ, मैं पीपल्स पार्टी को गलत नहीं कह रही हूँ। एक मिनट बात सुने। अच्छा मुनव्वर साहब, आप जो गुफ्तगू कर रहे हैं ना, हम हमारे सराखों पे, और ये सियासी बहस है ना, मैं इसमें आज पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम शंघाई कॉन्फ्रेंस रहे। जनाब फरीदा प्रेस साहब, आप ये बताएं, अब ये शंघाई कॉन्फ्रेंस की आड़ में हुक्मरान जो तरमीमें पेश करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान को उन्होंने बंद किया हुआ है, अदालतें भी बंद है, ताकि इसको कोई चैलेंज भी नहीं किया है। इस बारे में जमात इस्लामी की क्या राय है? देखिए, मैं ये बात जो अभी मुनव्वर साहब भी कर रहे थे हमारे भाई, बात यह है कि दो चीजें अलग अलग है। हमें मोहतरमा मिसेस नाज साहिबा ने अपने दुख का इजहार किया, लेकिन दो चीजों को अलग अलग रखें। एक है 15-16 शंघाई तामन तंजीम, मुल्क का मामला है, उसका कोई हुकूमतों से ताल्लुक नहीं है, और साल के 365 दिनों में
ये 15 तारीख ही जरूरी नहीं है। एहतजाज आपका आईनी हक है, आप कर सकते हैं, लेकिन ये कि ऐन उस दिन, ऐन इस्लामाबाद, ऐन कॉन्फ्रेंस के करीब इसको रखने का क्या मकसद है? क्या इसके ये कोई सियासी मुतालबात वाला दिन है? या अगर ये कि हमारे मेहमान आ रहे हैं, किसी पड़ोसी का भी मेहमान आ रहा हो, तो हमारा कल्चर ये है कि पड़ोसी के मेहमान का भी एहतराम करते हैं, कुछ आके हमारा अपना मेहमान आ रहा है। तो मैं ये समझता हूं कि तहरीके इंसाफ की बाकी बातें ठीक है, मैं उस पर भी बात करता हूं, लेकिन ये कि इनकी वजह से ही मुल्क बंद हुआ है, इनकी वजह से जो है मुख्तलिफ जगह पर कंटेनर लगाए गए, तो क्यों ऐसा रहा भाई? क्यों आप कहें कि जी बिल्कुल हम करेंगे, लेकिन 15-16 को नहीं करेंगे, उसके बाद हम आप खुद करें। और आपने कॉल वापस भी दी तो उसका कोई नुकसान तो जो होने थे वो हो गए, जो मुल्क के लिए परेशानियां होनी थी, शहरियों के लिए परेशानियां होनी थी, वो तो हो गई। अब उसके बाद जो आपकी बात है उस पर भी मैं बात करता हूं, इसलिए कि सियासी मामलात में गिरफ्तारियां भी होती हैं, जेलें भी होती हैं, मुलाकातें भी होती हैं, कैदियों का एक अपना उनके बारे में एहतियात के कई पहलू भी होते हैं कि जिनको मद्देनजर रखना चाहिए। हम ये समझते हैं कि इस मरहले पे अगर ये बात आ रही थी कि उनकी सेहत कोई मामलात हैं, तो हुकूमत को फौरी तौर पर मेडिकल बोर्ड बनाना चाहिए था, मेडिकल बोर्ड को भेजना चाहिए था कि भाई आप जाके देखें, तो और पब्लिक को मुतमईन करना चाहिए उनके, ताकि ये कि बहरहाल कोई भी हो कैदी सियासी, और आज वो है कल आप होंगे, ये मिली जुली सूरत हाल है। इसलिए इस बारे में मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को और ज्यादा एहतियात करनी चाहिए और किसी तरह भी ये मौका नहीं देना चाहिए कि ये समझा जाए कि अब सियासी मुखालफत की आड़ में कोई इंतकामी काम जो है वो हो रहा है। तो आपके सवाल का इसके अलावा आप जो बात करेंगे मैंने गुजारिश की है कि ये जो तरमीम और ये जो सारे मामलात हैं वो इस कॉन्फ्रेंस की आड़ में किए जा रहे हैं और पूरे शहर को बंद किया हुआ है। इस बारे में आपकी कोई राय है कि आप कुछ कहेंगे? लेकिन शहरों को तो बंद नहीं करना चाहिए ना, मतलब यह ना कि जी हुकूमतों को कोई सलीका भी आना चाहिए कि जो एहतजाज है उसको अगर आप महदूद करना चाहते हैं तो उसको महदूद करें। आप बता देंगे भाई ठीक है आपने एहतजाज करना है तो आप फलां जगह पर फलां ग्राउंड तक आप आ सकते हैं, उससे आगे नहीं आ सकते, तो बंद कर देना। फिर तो जो मकसद कोई सियासी जमात सिर्फ ऐलान करके हासिल कर रही है आए बगैर, तो आप तो उसमें मुबिद्दो मावन बन रहे हैं। सियासत के अंदर ये तो नहीं होता कि आप एक खबर को रोकने के लिए 50 खबरें पैदा करें, आप एक जगह के एहतजाज के लिए उस एहतजाज को फैलाकर मुल्क भर में कर दें। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने जो ये इसको टैकल करने का रास्ता रखा है ये ठीक नहीं है। साहब आपने शौकत राय साहब इस्लामाबाद से बिलमुशाबा हमसे बातचीत कर रहे हैं, तो हम उनसे पूछते हैं इस्लामाबाद की सूरत हाल जो कॉन्फ्रेंस भी को क्या है और वहाँ पर जो पूरा शहर बंद हुआ है उससे शहरियों को क्या तकलीफ है। जनाब शौकत राय साहब। सर आपने सवाल किया ट्रैफिक के हवाले से जो बंद किया गया है मार्केट को, सर बिल्कुल ऐसे ही है। कल इस्लामाबाद में बगैर बताए हुए जब इस्लामाबाद इंतजामिया को ये पता था कि हमने इसको 16 तारीख को हमने बंद करना है इस्लामाबाद में, तो एक दिन पहले अगर लोगों को ये बता देते कि आप ऐसे करें जो खुर्दोनोश की चीजें हैं वो लेके अपने घरों में रख लें, ठीक बिल्कुल उन्होंने नहीं ऐसा किया। कल रात को ये लेट नाइट जो ऐलान हुआ कमिश्नर साहब की तरफ से और चेयरमैन सीडी की तरफ से ये बहुत सिक्योरिटी थ्रेट है, इसलिए टोटल जो मार्केट्स हैं वो बंद कर दी जाएंगी। उसमें हमारे जो ताजरान के जो नुमाइंदगान है, जो सरबराहान है, उनका भी एक मैसेज उन्होंने चलवा दिए। तो सर सुबह इस्लामाबाद में सूरत ये थी कि अगर आपको एक नान या रोटी चाहिए या एक कुछ सब्जी वाला जो ठेला है वो भी आपको नजर इस्लामाबाद में किसी जगह पे नजर आ रहा था, मैं समझे कि मुकम्मल कर्फ्यू लगा हुआ था। ठीक पहले ये प्लान था जो हमें बताया गया था
कि सिर्फ जो रेड जोन का एरिया है उसके जो करीब 3 सेक्टर हैं या जो रूट लगा हुआ है एयरपोर्ट से लेके रेड जोन तक, वो उसके जो करीब 3 सेक्टर आते हैं, इलाके आते हैं, उनको हम बंद करेंगे। ठीक। लेकिन सर कल का बिल्कुल इस्लामाबाद मुकम्मल बंद है। आपको एक समझे कि दही, दूध, ये जो करियाना शॉप है, ये किसी ने चाय की पत्ती लेनी है, किसी ने दूध लेना है, किसी ने बच्चों के लिए कुछ चीज लेनी है, बिस्कुट लेने हैं। शौकत साहब, मुझे आप ये बताएं, ये शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसमें तमाम वफूद पहुंच चुके हैं या अभी कुछ बाकी है, या कितने में इजलास होगा? सर तकरीबन 95 जो है ना, तकरीबन वो पहुंच चुके हैं। और अभी जनाब वो बिल्कुल जारी है। जो चाइना के वज़ीर आज़म है वो भी अपनी गुफ्तगू कर रहे हैं। तो बिल्कुल जी, मेहमान पहुंच चुके हैं। सुबह तकरीबन 10 बजे की जो कॉन्फ्रेंस है वो जारी है। जनाब मनोहर रंजन साहब, आप ये बताएं, ये शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसके क्या फायदे पाकिस्तान को हासिल होंगे? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि मैं अभी फरीद प्राचा साहब ने ये बात की है, वही मैं बात करूंगा कि ये किसी एक बंदे के लिए नहीं हो रही, ये किसी एक अपन जगह के लिए नहीं हो रही है, पूरे खित्ते के लिए हो रही है। पूरे खित्ते के अमन जो है, पाकिस्तान का अमन जो है, ये खित्ते का अमन में पोशीदा है। बहरहाल पाकिस्तान में जो बेसिकली जब ये बनाई गई थी, इसको इसलिए बनाई गई थी कि जो दहशतगर्दी हो रही थी इन मुल्कों में, जो इस मुल्कों में, तो अब जो है ये जो है इकोनॉमी को स्ट्रांग करेगी। और पाकिस्तान में जो इस खित्ते में जो है, जो हमारे ऊपर दहशतगर्दी की जाती है, वो उसके लिए भी कुछ तावन शंघाई कॉन्फ्रेंस के लोग तावन करेंगे हमारे साथ। और इस खित्ते में जो टेक्निकल फैसिलिटी है वो प्रोवाइड की जाएगी और इकोनॉमिक जो है हमारी बेहतर होगी। और वो आपने देखा कि हम जो है इसमें MOU जो साइन हुए हैं वो काफी शुरू हुए हैं। और चाइना इस वक्त बड़ा अहम हमारा हमसाया मुल्क है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप दोस्त तो बदल सकते हैं लेकिन हमसाये नहीं बदल सकते। तो हमें हमसायों के साथ और अमन रहना चाहिए, हमसायों को साथ लेके चलना चाहिए। और इस हमसाया मुल्क जो चाइना है, ये बहुत ही हमारे लिए अहम है। और ये CPEC का जो मामला है वो भी डिस्कस हुआ है और वो भी इंशाल्लाह उसमें भी काम जो है तेज से शुरू हो जाएगा। 27-28 अरब डॉलर का मंसूबा है, तो बल्कि इससे भी ज्यादा है। और मैं समझता हूँ कि इससे जो चाइना का आना, चाइना के साथ वज़ीर-ए-आज़म की बातचीत होना, ये कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। मनोहर रंजन साहब, मुझे ये बताएं कि अगर इस वक्त अपोजिशन को भी साथ बिठा के इन तमाम अपनी शंघाई कॉन्फ्रेंस में शामिल किया जाता, जिसमें अगर जरदारी साहब भी होते, शहबाज शरीफ भी होते, नवाज शरीफ भी होते और इमरान खान को भी साथ बिठाया जाता कि हम सब पाकिस्तानी हैं, तो ये अच्छा मैसेज था या बुरा मैसेज था? बात यह है कि इमरान खान को तो 2018 से हम कह रहे आए बैठे बात करें, वो किस तरफ आने के लिए तैयार ही नहीं है। अच्छा, एक बंदा मैं ना मानो तो उसको कब तक आप मनवाएंगे? आपके सामने हम तो इमरान खान के साथ देखिए, हम चाहते थे 2008 से 12 के दरमियान भी हम इमरान खान के खिलाफ कुछ कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया कुछ भी। लेकिन हम जो है फिर 2018 पे जब इमरान खान आया तब भी हम कहते रहे हैं कि आए बैठे। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने भी पैगाम भेजा था इस क्यादत को, लेकिन आप आए, आके बैठे, बात करें। इस तरह से जो है कश्मकश जो है ना, नहीं मनोहर रंजन साहब, क्योंकि आप जरदारी साहब के भी करीब हैं, बिलावल के, मुझे इस मौका पर शंघाई कॉन्फ्रेंस के बारे में कोई अपोजिशन से कोई हुकूमत का राब्ता? जी क्या कह रहे हैं आप? शंघाई कॉन्फ्रेंस के बारे में स्पेसिफिक कोई राब्ता हुआ अपोजिशन से? देखिए, अपोजिशन आप किसको समझते हैं? अपोजिशन सारे जितनी भी अपोजिशन है वैसे तो आप पीपल पार्टी भी अपने आप को अपोजिशन कहती है, असल अपोजिशन तरीके इंसाफी और तो कोई नहीं है ना। अब मौलाना साहब भी आपके पास बैठे हैं, जमात इस्लामी भी आपके पास बैठी है। नहीं तो अपोजिशन से रास्ते में हमने तो कहा था कि आए बात करें, टेबल पे बैठे, लेकिन आप वो बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। आपने देखा उनकी क्यादत जितनी भी है वो बात करने के लिए तैयार नहीं है।
अच्छा फरीद फराज साहब, आप मुझे ये बताएं कि इस शंघाई कॉन्फ्रेंस में अगर अपोजिशन को, तहरीक इंसाफ को भी शामिल किया जाता तो इसके नतायज अच्छे होते और एक दूररस एक पैगाम जाता कि पाकिस्तान में 25 करोड़ अवाम हमारे साथ हैं और अपोजिशन भी हमारे साथ है। जी देखिए, ये कॉन्फ्रेंस तो सरबराही कॉन्फ्रेंस है, इसलिए ये बात तो नहीं थी कि तमाम जमातें इसमें शामिल होती। अलबत्ता अगर हुकूमत ये एहतमाम करती कि शंघाई कॉन्फ्रेंस से पहले कोई एपीसी बुलाती। जी मैं यही बात कर रहा हूँ। शंघाई कॉन्फ्रेंस जी शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही है और इसमें एपीसी में फिर तहरीक इंसाफ को भी बुलाया जाता, जमात इस्लामी भी, बाकी जमातें भी। मुल्क का एक तासुर देना है, इज्तिमाई तासुर देना है, तो वो उससे पहले है। लेकिन कॉन्फ्रेंस में तो मुमकिन नहीं है कि कॉन्फ्रेंस में दीगर सियासी रहनुमाओं को भी बुलाया जाता। वो तो एक उसकी नौइयत जिस तरह से, लेकिन तमाम सियासी रहनुमा पुष्प पे तो खड़े हो सकते हैं ना, पीछे तो खड़े हो सकते हैं ना। नहीं, मतलब वही था ना, उसी के लिए मैंने कहा कि वो पीछे खड़े होने के लिए हुकूमत एक पहले ऑल पार्टीज बुला लेती। अच्छा एक इकदाम था, यानी मुल्क का एक तासुर यह जाए कि इस मामले में सब हम इकट्ठे हैं। अब देखो, जैसे मनोवर रंजन साहब ने कहा है कि हमने तो राब्ता किया उनसे, तो अगर यही का बात जो आप कह रहे हैं अगर ये हो जाती तो ये बहुत अच्छा मैसेज आता। बस ये काश तो हमारी सियासत में बहुत ज्यादा है कि काश ये हो जाता, काश ये हो जाता। ये हमारी सियासत में, मतलब हम जब पूरा तज्जिया करेंगे तो हमें नजर आएगा कि काश मार्शल लॉ न लगते, काश जो है वो यहाँ पर वो ना होती, ब्यूरोक्रेसी की हुकूमतें ना होती, काश जो लोग इख्तिदार पे आए थे वो अवाम का साथ देते, काश इस मुल्क के अंदर इस्लामी निज़ाम नाफिज होता, काश यहाँ पर सूदी निज़ाम का खात्मा होता। तो ये काश जो है ये हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा है। लेकिन चूंकि इस वक्त आपका मौजू ये शंघाई तंजीम कॉन्फ्रेंस है, तो मैं इस सिलसिले में ये अर्ज करूंगा कि इसमें 3-4 पहलू हैं जिनको मद्देनजर रखना चाहिए। जमात इस्लामी ने तवज्जो भी दी है, क्योंकि इसमें इलाकाई मामलात भी मद्देनजर हैं। और ये कहा जा रहा है कि इसके जो 3 मकासद हैं, उन मकासद में एक मकसद ये भी है कि जो तनाव की कैफियतें हैं मेंबर ममालिक के अंदर वो कम हो। तो यहाँ पर मौका था कि मसला कश्मीर के बारे में बात की जाती। यहाँ पर मौका था कि इस वक्त पूरी दुनिया में जो एक आलमी जंग, तीसरी आलमी जंग का एक समा पैदा हो रहा है, तो इसको भी एजेंडे में रखा जाता, ताकि ये कि जो इसराइल की तरफ से एक जारहियत है मजमूई तौर पर दुनिया के अमन को उसने खतरे में डाल दिया है। ये माशी तरक्कियां वगैरह सारी इनका ताल्लुक अमन के साथ है, अमन आलम के साथ है। और ये रेलेवेंट बात थी कि फलस्तीन और गजा के बारे में भी बात की जाती, और उसमें जाहिर बात है कि इंसानी नुक्ता नजर से सबको हिमायत करनी चाहिए। अगर भारत न करता तो भारत जो है वो एक्सपोज होता। इसी तरह जो शंघाई तंजीम कॉन्फ्रेंस के पस मंजर के अंदर एक मकसद है, वो ये है कि इस इलाके में अमरीकी असर व रसूख को जो है वो कम किया जाए। तो हमें इस बारे में भी हमें ये समझना चाहिए कि ये ठीक है, यानी ये एक अगर मकसद है तो ये मकसद हमारे साथ भी इसका ताल्लुक है, और हमें इस पे फिर ये जो मौसमियाती बात है, माहौलियाती बात है, ये भी वो चीजें हैं कि जो इन तमाम मेंबर ममालिक के दरमियान है, और इसका ताल्लुक पाकिस्तान जहाँ बहुत बड़े पैमाने पे सैलाब आ जाते हैं, तबाही हो जाती है, हमारे जो है तरक्की के सारे मंसूबे धरे के धरे रह जाते हैं। क्योंकि टाइम हमारे पास कम होता है, तो मैं आपकी यहाँ मौजूदगी का फायदा उठाते हुए क़याबत नईम साहब ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया है कि बिजली के बिलों में कमी हमने करवा दी है, और उसके लिए वो तमाम लोग जो है उनको मुबारकबादें भी दे रहे हैं। तो पाकिस्तान के अवाम ये कहते हैं भी कमी तो अभी हुई कोई नहीं, तो ये किस तरह क्रेडिट जमात इस्लामी ले रही है? देखिए ना, इस मसले को तो जमात इस्लामी ने ही उठाया है, 14 दिन धरना दिया है, कोई मामूली बात नहीं है। आपस में गर्मी में कीचड़ में जमात इस्लामी के लोग बैठे रहे हैं, ये तो सुनने के लिए तैयार नहीं थे। ये तो IPPs के वकील बने हुए थे, ये तो कहते थे कि जी ये आलमी मुआहदे हैं, हमें पता नहीं कितना हर्जाना हो जाएगा,
आपने अवैस लवारी साहब के सारे बयानात पढ़े हैं, वो जो कहते हैं ना कि तजाहुल तगाफुल तबस्सम तकल्लम, यहां तक तो पहुंचे वो मजबूर होकर, तो ये तो मजबूर होकर यहां तक पहुंचे हैं। इसलिए ये बात करना कि जी जमात इस्लामी क्रेडिट जाता है, जमात इस्लामी को भाई जाता है, हमारे कारकुनों को, हमने आम आदमी की बात की है, हमने ये कहा है कि जी भाई चलें आप क्रेडिट ले लें लेकिन लोगों के मसाइल को हल करें। तो इसलिए ये बात जो है, अभी जो डीजल की कीमतों में इजाफे की बात है, हम इसके खिलाफ भी बात कर रहे हैं कि मामलात तो दुनिया में कम होने की तरफ, आप कहते हैं हमने महंगाई कम की है, हम कम कर रहे हैं, तो जब डीजल की कीमतें आप बढ़ाएंगे तो महंगाई कम तो नहीं होगी, वो तो आगे। साहब ये बताएंगे बिजली के बिल जो है क्या ये 10 रुपए यूनिट पे आ जाएंगे? ये आने चाहिए, यानी हम तो इसीलिए, और हम इसका पीछा करेंगे। अब मैं जो है ना वो इसको इस तरह नहीं छोड़ देंगे कि जी ये चले कुछ हो गया है तो बस ठीक है हमारा मसला हल हो गया। हम ये कहते हैं कि जब तक लोगों को रिलीफ नहीं मिलता और जब तक बिजली के बिल सही तौर पर कम नहीं होते, स्लैब सिस्टम खत्म नहीं होता, और उसके बाद ये कि ये IPP की जो लूट मार है इसका ऑडिट नहीं होता, फोरेंसिक ऑडिट नहीं होता, हमारी ये जद्दोजहद जारी है और हम इंशाल्लाह जारी रखेंगे। शौकत राय साहब मुझे ये बताइए, ये शंघाई कॉन्फ्रेंस इस वक्त हो रही है, ये किस मरहले में शामिल हो चुकी है? क्या आज ही ये सरबराहान वापस चले जाएंगे या यहाँ क्याम करेंगे? जी ज़राए का कहना तो यही है कि आज शाम तक ये क्लोज हो जाएगी और जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वो उनको शाया देंगे और उसके बाद साइलेंट पे रवाना हो जाएंगे। ज़राए का कहना तो यही। अच्छा नहीं, मियां नवाज शरीफ का भी इसमें रोल है कोई? वो भी कुमेर मुलाकात कर रहे हैं वो लोगों से? जी आवाज नहीं सही है यार जी। मियां नवाज शरीफ का भी रोल है कि वो वफूद में किसी को मिल रहे हैं या वफद उनके साथ मुलाकातें कर रहे हैं? सर वफद जो कारोबारी वफूद है वो तो मियां साहब से मिल रहे हैं, जैसे कि आपको पता है कि परसों जो एक लेडी जर्नलिस्ट थी वो पाकिस्तानी किसी जर्नलिस्ट से तो मुलाकात नहीं करते, चलो इंडिया की जर्नलिस्ट खवातीन से उन्होंने मुलाकात तो कर ली, हालांकि उनको ये भी जेब नहीं दिखता था जब पाकिस्तानी किसी, क्योंकि वो इसलिए उन्होंने इंडियन खवातीन जर्नलिस्ट से मुलाकात की कि उन्होंने ये नहीं पूछना कि आपने आटे के थैले पे अपनी तस्वीर क्यों लगाई है, आपकी बेटी ने पंजाब की वजीर आला पंजाब बन के थैले पे तस्वीर क्यों लगाई है। उसने ये नहीं पूछना था कि भाई आप ये मैंडेट चोरी करके कैसे हरे, आप 155 से कैसे हरे, उन्होंने ये सवाल नहीं कर की जो एक मिनट में सिर्फ इसी बात के कि उन्होंने स्पेशल सिर्फ उससे मुलाकात क्यों की, क्योंकि उनके पास सवाल नहीं होते। हमारे पंजाब में पूरे पाकिस्तान को पता है कि ये किस तरीके से आके बैठे हुए हैं। जी फराज साहब आप बताएं और किन किन वफूद से मुलाकातें अब तक नवाज शरीफ की हो चुकी हैं? तो इस बारे में पूछ रहे हैं राजा शौकत साहब। जी सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि मियां नवाज शरीफ का इस कॉन्फ्रेंस में के मौका पर जो उन्होंने वफूद से मुलाकातें की हैं, आपके इल्म में है कि किन किन लोगों से मिले हैं वो? सर रात 3 बजे तक, जब तक मैं वहाँ मीडिया सर्विस सेंटर में बैठे हुए थे जहाँ पे पूरे जो दुनिया से जो मीडिया है वो वहाँ पे आया हुआ था, उनसे मुशावरत भी, उठना बैठना भी हो सबके साथ। सर रात 3 बजे तक मियां साहब की कोई ऐसे जो पता चला हो कि उन्होंने किससे मीटिंग की है, अगर की भी है तो वो बिल्कुल खुफिया होगी, क्योंकि जो जर्नलिस्ट को मिले हैं लेडीज को इंडिया वाली को, उसके बाद वो जो तस्वीर है वो बड़ी वायरल हुई है और उस पर बड़ा एक गुफ्तगू भी हो रही है, खास करके जो मियां साहब के मुखालिफ लोग वो कर रहे हैं कि उन्होंने कॉन्फ्रेंस तो हो रही है इस्लामाबाद में, वो लाहौर जाके क्यों मिली है, पता नहीं वो लाहौर में मुलाकात हुई है, मरी में हुई है या पंजाब हाउस में हुई है। तो रात तक ऐसी कोई हमारे पास खबर नहीं थी कि मियां साहब की किसी फरूद के साथ मुलाकात हुई, लेकिन
होगी लाजमी, क्योंकि मियां साहब के जो साहबजादा है वो भी तशरीफ पता चला लाए हुए हैं। राय साहब, आपको पता है ना जब मियां नवाज शरीफ वजीर आजम थे, जब मियां नवाज शरीफ वजीर आजम थे, उस वक्त इंडियन आके इनसे मिलते थे तो अलग उनसे मरी में मिलते थे। जी बिल्कुल जी, ऐसे ही है। देखिए मियां साहब मुरादाबाद जो है, देखिए वो कारोबारी लोग हैं, उनको जहां जहां से फायदा होगा, चाहे वो कोई भी दुनिया का मुल्क ले ले, कोई कारोबारी ले ले अफराद पूरी दुनिया से, मियां साहब लाजमी उनको मिलेंगे, चाहे वो मीडिया पे आए, कोई तस्वीरें आए या ना आए सोशल मीडिया, लेकिन बाद में आ तो जाएंगी, पता चल जाएगा, लेकिन मियां साहब लाजमी मिले होंगे। ये नहीं हो सकता कि मियां साहब इतने। अच्छा राय साहब, मुझे ये बताएं कि इस कॉन्फ्रेंस में जितने भी लोग आए हैं, किसी भी तरफ से कोई इमरान खान के बारे में कोई बात आपने सुनी हो, या पाकिस्तान में ये जो सहाफी जो आए गैर मुल्की, उन्होंने को आपसे बातचीत की हो? सर रात को क्योंकि वहां पे जितने ममालिक के साथ सरबराहान आए हुए हैं और उनके साथ एक मीडिया टीम भी आती है, उन सबसे हमारा उठना बैठना हुआ, तो बिल्कुल ऑफ द रिकॉर्ड ये बातें होती रही है, हमारी बैठ रहे हैं। और हमने देखा है कि बाहर का जो मीडिया है वो भी इमरान खान को चाहता है और वो दिलचस्पी लेता है। ये यकीन माने कि मैं अब नाम नहीं लेता ममालिक के जो हमारे साथ जर्नलिस्ट बैठे हुए थे, तकरीबन घंटा डेढ़ हम बैठे रहे हैं, गपशप लगाई है, कॉफी पीते रहे हैं। जाहिर बात है वो एक पूरा एक सेटअप बना हुआ है, साथ साथ ही बैठे होते हैं। नहीं, उसमें सारे वो वजारत इत्तलात के चमचे खर्चे आपके ऊपर होंगे ना, कि कोई ऐसी बात नहीं सर, वो हमसे काफी दूर है, क्योंकि वो पाक क्या ना फ्रेंडशिप सेंटर है, वो बहुत बड़ी बिल्डिंग है। अच्छा। और सारा उन्होंने लहदा सर बनाए हुए हैं, जो जर्नलिस्ट का सेक्शन है वो लहदा है, जहाँ से आप अपना नेट यूज करें, लैपटॉप पड़ा हुआ है वो करें, उधर किसी का कोई इस तरह का अमल दखल नहीं है। करीब बड़ा खुला एरिया है, जो वजारत इत्तलात के लोग हैं वो एक लहदा अपनी जगह पर बैठे हुए हैं, जहाँ जहाँ उनकी ड्यूटियां लगी हुई है, वो अपनी ड्यूटियां जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं। उसके अलावा सर आज रात को एक बहुत बड़ा क्वाली नाइट का भी प्रोग्राम था जर्नलिस्ट के लिए, जिसमें अता तारड़ साहब, राणा सनाउल्लाह साहब, एहसन इकबाल साहब और मुसद्दक मलिक साहब, ये सारे मिनिस्टर आए हुए थे। क्योंकि ये जो पाक क्या ना फ्रेंडशिप सेंटर है, ये कम अज कम जिला कन्वेंशन सेंटर से जहाँ पे अभी ये इजलास हो रहा है, वहां से तकरीबन ये बनता है 3-4 किलोमीटर दूर बन जाता है। शुक्राना, मुझे आखिर में ये बताएं कि ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है और इसके बाद कल जो उन्होंने कौमी असेंबली का और सेनेट का इजलास भी बुला दिया है, और उसमें तरमीम पेश करने के लिए, और वो जो इनकी अपनी अपनी पूरे वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में इजलास भी होगा काबीना का, उसमें मुसवदा पास किया जाएगा, कि आपको तवक्को है कि ये बिल पास करा लेंगे, उनके मेम्बरान पूरे इनके पास? सर जी, मेम्बरान जो है उनका तो बिल्कुल हमारे पास कोई ऐसी इत्तला नहीं है कि हुकूमत के पास मेम्बरान जो है वो पूरे हैं। सर अगर पूरे होते तो आज से 10 दिन पहले ये काम हो चुका होता। 10-15 दिन पहले जब मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ 24 घंटे आना जाना, बल्कि मियां साहब को भी लेके गए उनके घर कि किस बारिश करवाए, लेकिन सर अभी तक कोई कंफर्म नहीं है कि जो मेम्बरान है वो हुकूमत के पास पूरे हैं। मौलाना साहब ने ऐलान कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद हमारे पास ये भी इत्तलात है कि अभी तक जो शायद मौलाना साहब के जो कुछ मेंबर हैं शायद वो भी वोट ना दे, ये भी इत्तलात नहीं। तो कोई मुस्लिम नून के और पीपल पार्टी के भी ऐसे कोई वोटर हैं जो इनको वोट ना दें? जी बिल्कुल जी, ये भी इत्तलात आ रही है। पार्टी के अंदर से लोग बता रहे हैं कि हो सकता है नून लीग के जो अपने कुछ चंद 10 से 12 इस तरह के उनके मेम्बरान हैं जो ये समझते हैं कि ये आईनी तरमीम जो है ये पाकिस्तान के खिलाफ है, ये अदलिया पे बहुत बड़ा डाका है, इसलिए शायद
वो भी आगे पीछे हो गए हैं और पता नहीं चल अच्छा, शौकत राय साहब, हमारे पास यहाँ ना मुनव्वर अंजम साहब जो जरदारी साहब और बराबर साहब के तर्जमान रहे हैं वो मौजूद हैं। अब उनसे ये पूछते हैं क्या इनके पास पूरे वोट हैं, क्या ये तहरीक पास कर लेंगे? जी मुनव्वर अंजम साहब। जी बहुत शुक्रिया। बात ये है कि आपको पता है कि ये जिम्मेदारी बिलावल साहब ने दी थी कि मैं कंसेंसस पैदा करेंगे। जी जी जी, इसीलिए पूछ रहा हूँ आपसे। उन्होंने तमाम जमातों के साथ राब्ते किए, मिले लोगों से। वो रात 1 बजे तक मौलाना फजल रहमान साहब भी वहाँ उनके बिलावल हाउस में मौजूद थे। और बाद में जो उनका जो प्रेस रिलीज आई इशू हुई, वो उसमें उन्होंने कहा कि जी वो तरमीम पे जो है ना वो एग्री कर गए हैं कि ठीक है, गुज़री का बीच में जिसमें इतराज था वो उसमें निकाल दिए। अब जिस लेवल पे पीपल्स पार्टी ने मूव किया है, मैं पॉलिटिकल वर्कर के तौर पर समझता हूँ कि जब इस लेवल पे मूव होती है और तरमीम पेश की जाती है तो उसमें नाकामी के चांसेस 0% हो जाते हैं। सही बात। अब जब वो ये तरीक जब पेश होगी अगर कल का दिन में, तो मैं नहीं समझता कि इसमें किसी किस्म की भी कोई नाकामी होगी, ये तरीक पास होगी। क्योंकि कंसेंसस जो है नून पीपल्स पार्टी तमाम जमातें आपका पॉइंट आ गया कि हमारे पास मेम्बरान पूरे हैं। जिसे बना साहब आपने बताया कि क्या पीटीए ये इस वक्त हुकूमत के पास और पीपल के पास मेम्बरान पूरे हैं, या वो आपके कुछ एमएनए को मेम्बरान पूरे होते हैं? तो जिस तरीके से ये भूखे शेरों की तरह लगे हुए हैं, ये पहले ही कर चुके होते हैं। ये जो तरमीम पास करवाना चाहते हैं ये मुल्क दुश्मन तरमीम है, और ये पास होने में जो पाकिस्तान में जो 2 पार्टियां हैं जो हुकूमत में है, दिल में वो भी समझ रहे हैं कि ये कानून और पाकिस्तान के खिलाफ है, वो सामने नहीं आते, लेकिन वो इस तरमीम के खिलाफ है, वो नहीं वोट देना चाहते। हमें बहुत सारे लोगों ने बताया भी, पता भी चला हमें। अब लास्ट मिनट है, फैसल साहब आप ये बताएं क्या इनके पास मेम्बरान पूरे हैं या भी जद्दोजहद जारी है? देखिए, ये मामलात हुकूमतों के पास कोई फार्मूले, छाना मांगा फार्मूला, कुछ और फार्मूले होते हैं। तो अब मैं ये और इसका इंकशाफ एन वक्त पे आके होता है। जाहिरी तौर पे तो कोई नहीं पूरे, लेकिन जो कुछ जिस तरह तेज रफ्तारी से जिस तरह से ये लगे हुए हैं, तो इसमें कोई मुमकिन है कि जी उखाड़ पिछाड़ तोड़ फोड़ आगे पीछे कई जो दाव पेच है, तो कोई ना कोई ऐसा सिलसिला आ जाए कि जी ठीक है जी नंबर तो हमने पूरे कर लिए हैं। अच्छा, ये राय साहब आप ये बताएं क्या उनके पास मेम्बरान पूरे हैं? सर जी रात 3 बजे तक पूरे नहीं थे। ओके ओके, अच्छा हाँ। और सर इस वक्त सुबह तक भी ये जराये बता रहे थे कि जितने भी मेम्बरान हैं खासकर पीटीआई के, उनके घरों पे छापे, उनके मारपीट, जहां तक कि पहले तो ये था कि उनकी जो घर के लोग हैं, वाइफ है, बच्चे हैं, उनको थ्रेट किया जा रहा था, मारा पीटा जा रहा। अभी ये है कि जो उनके, यानी इसका मतलब ये है कि अभी उनके पास मेम्बरान कंप्लीट नहीं है। आपको ये पॉइंट आ गया। तो मैं इस वक्त हमारा टाइम यहाँ भी हो गया खत्म। तो मैं आप चारों दोस्तों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे पार्टिसिपेट किया। अब ये फैसला कर रहे हैं मेरे सवालात और मेरे पैनल के जवाबात, उसका फैसला करना आपने।